प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है उसको अगर हमें रन करना है तो कैसे रन किया जाएगा, ये हमने देखा था। अब मान लीजिए वही प्रोग्राम जो हमने कल बनाया था, आज हम दोबारा रन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो जहाँ भी आपने अपना पाइथन का प्रोग्राम सेव किया हुआ है उस जगह पर जाएंगे, और ऐसा नहीं करना है कि आप डबल क्लिक करेंगे। तो पाइथन फाइल को रन करने के लिए डबल क्लिक नहीं चलेगा, है ना। तो क्या करेंगे आप, इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन आएगा एडिट विद आइडल। ये ऑप्शन विंडो 11 के अंदर डायरेक्टली शो नहीं होता है। जो विंडो 11 चला रहे हैं वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा शो मोर ऑप्शन या शो मोर प्रॉपर्टीज, फिर उसके अंदर आएगा एडिट विद आइडल। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप जिस आइडल वर्जन पे प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये लिस्ट आपके में तभी आएगी जब आपके में अलग अलग वर्जन के पाइथन आपने इंस्टॉल करे होंगे। आपके में एक ही है तो एक ही आएगा। तो हम अभी 3.11 की बात कर रहे हैं, ये आ गया। अब इस प्रोग्राम को रन करना है तो रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और आपका कोड रन हो जाता है। बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर की वर्किंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, और मान लीजिए ये हमारी पाइथन फाइल है जिसको हम रन कराना चाहते हैं। तो जब मैं रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर रन मॉड्यूल, तो क्या क्या इंटरनली स्टेप्स होते हैं उसको एक बार विजुलाइज करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वैसे ही क्या होता है, ये मेरी पाइथन फाइल जो ये आप बना रहे हैं ये आपके इंटरप्रेटर को हैंड ओवर कर दी जाती है। और इंटरप्रेटर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर अपने अंदर एक कंपाइलर नाम का कंपोनेंट है जिसका यूज करता है क्या चेक करने के लिए, गलतियां चेक करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने गलती कर दी कि ये जो मैसेज लिखने का रूल बताया गया था पाइथन में कि जब भी आप कोई मैसेज लिखेंगे तो वो डबल कोट्स के पेयर में आप लिखेंगे, जिसको टेक्निकली स्ट्रिंग कहा गया है। इस रूल को मैंने नहीं माना, मैंने स्ट्रिंग को स्टार्ट किया बट एंड नहीं करा। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इंटरनली जो कंपाइलर है वो हमें एरर देगा। एरर आ रही है हमारी अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि स्ट्रिंग को आपने स्टार्ट तो किया बट इसको एंड आपने नहीं किया, एरर आ गई। तो ये जो एरर आई ये इंटरप्रेटर के अंदर जो कंपाइलर कंपोनेंट है इसकी वजह से आई। कंपाइलर रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी हम लिख रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो लिखा गया है, जो बताए गए पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखा गया है या नहीं। और अगर नहीं लिखा गया है तो आ जाती है हमारी सिंटैक्स एरर, जो कि अभी आपने देखी। अब मान लीजिए सब कुछ ठीक है, आपके प्रोग्राम में जो भी लिखा गया है वो अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटैक्स लिखा गया है, तो कंपाइलर का फेज कंप्लीट हो जाएगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो भी आपने अपना प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब एक दूसरे हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो एक इनक्रिप्टेड कोड आपका बन जाता है। वो इनक्रिप्टेड कोड अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वो एक इनक्रिप्टेड कोड होगा। और उस इनक्रिप्टेड कोड को हम एक और नाम से जानते हैं, बाइट कोड। तो बाइट कोड हमारा जनरेट होता है कब, जब हमारे प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं होती है। और ये जो बाइट कोड है ये तभी बनेगा जब कोई गलती नहीं होगी। अगर प्रोग्राम में कोई भी गलती है तो हमारा बाइट कोड जनरेट नहीं होता, यानी हमारे प्रोग्राम को एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा।
अब ये जो बाइट कोड है ये अभी भी मशीन कोड नहीं होता, यानी कि ये अभी भी 01 नहीं है। अगर मैं इस बाइट कोड को सीपीयू को दूंगा रन करने के लिए, तो सीपीयू अभी भी इसको रन नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होता है, इंटरप्रेटर के अंदर एक और दूसरा कंपोनेंट आता है, और इस दूसरे कंपोनेंट का नाम होता है हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन, शॉर्ट में इसको पीवीएम के नाम से भी लोग जानते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या करता है, आपके पाइथन लैंग्वेज में जो लाइब्रेरीज हैं उनको रीड करता है, और जो आपका वाला बाइट कोड है उसको रीड करता है, और इन दोनों का क्या बनाएगा, फिर आपका मशीन कोड बनाने वाला काम करेगा। तो अब जैसे मैंने बताया, प्रिंट फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी का पार्ट है। तो कंपाइलर नहीं चेक करता कि ये लाइब्रेरी में है या नहीं है, कंपाइलर बस ये चेक करता है कि अगर होता तो क्या आपने लिखा सही है, उसको कॉल करने का सिंटैक्स सही लिखा है आपने, है ना। तो अब वो एक्चुअल में है या नहीं पाइथन की लाइब्रेरी में, ये चेक करने वाला काम करता है दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम है पीवीएम, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये जो पीवीएम कंपोनेंट है, ये क्या करेगा हमारा, ये हमारे लिए मशीन कोड बनाएगा, और मशीन कोड बनाकर किसको हैंड ओवर करेगा, फिर सीपीयू को हैंड ओवर करेगा। यहां से बनता है आपका मशीन कोड। ठीक है, उसके बाद जब आपका आउटपुट आ जाता है, तो जो ये मशीन कोड जनरेट हुआ ये डिलीट कर दिया जाता है, जो बाइट कोड जनरेट हुआ ये भी डिलीट कर दिया जाता है, और आपके पास क्या रह जाता है, आपका लिखा हुआ पाइथन फाइल और आपका आउटपुट। अगर आप दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे, तो आप इंटरप्रेटर को जब देंगे तो इंटरप्रेटर फिर से ये पूरा प्रोसेस आपका रिपीट करेगा। तो एक ही प्रोग्राम को अगर मुझे 10 बार रन करना होगा, तो 10 बार उस प्रोग्राम को इन सारे फेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि आप बार बार सिंटैक्स एरर क्यों चेक करा रहे हैं, बार बार कंपाइल क्यों करा रहे हैं, जब एक ही प्रोग्राम को आप 10 बार रन कराएंगे तो अननेसेसरी। पहली बार आपने कंपाइलर से कहा सिंटैक्स एरर चेक करो, समझ में आता है, दोबारा क्यों कह रहे हो, सही तो है वो, या तो आपने उसमें कोई चेंज किया हो। जब पहली बार पता चल गया कि सही था, तो अगली बार जब रन कराएंगे तो वो टाइम बचाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम क्या हो चुका है, हमारा कंपाइल हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपाइलर ने जो बाइट कोड बनाया है, अगर हम चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं, और फिर उस बाइट कोड को अगली बार रन करवाएंगे। तो अगर मैं बाइट कोड इंटरप्रेटर को दूंगा रन करने के लिए, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चलेगा, पीवीएम कंपोनेंट चलेगा, और सिर्फ मशीन कोड हमारा बनता रहेगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पहले से बेटर हमारा हो जाएगा। ड्यूरिंग पाइथन लर्निंग हम ऐसा नहीं करते हैं। जब पाइथन में एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बन जाता है, और फिर उस प्रोजेक्ट को जब हम अपने क्लाइंट को देते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए हमने किसी बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाकर दिया। अब बैंक में सुबह 9 बजे कंप्यूटर चलाया, क्योंकि एम्प्लॉय 9 बजे बैंक में आएगा, कंप्यूटर ऑन करेगा, सॉफ्टवेयर चलाएगा। अब सॉफ्टवेयर चलाएगा तो फिर वो पाइथन का अगर हुआ, तो पहले वो कंपाइल होगा, फिर बाइट कोड बनेगा, फिर मशीन कोड बनेगा, तब रन होगा। अब सोचो, मान लीजिए लंच टाइम पर कंप्यूटर बंद कर दिया, फिर उसने चलाया, तो एक दिन में 2-3 बार प्रोग्राम रन करेगा वो। तो सर ऐसे तो कई साल करेगा वो। तो जितनी बार वो सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करेगा, अभी हम डबल क्लिक करना भी सीखेंगे आगे चलकर, जितनी बार वो सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करेगा उतनी बार कंपाइल होगा, बाइट कोड बनेगा, मशीन कोड बनेगा। ऐसा नहीं करें कि हम बाइट कोड बनाकर पहले से ही उसको दे दें, और जब वो डबल क्लिक करे तो बाइट कोड सिर्फ मशीन कोड में ट्रांसलेट हो, और एग्जीक्यूशन पहले से बेटर हो जाएगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि फिर एक काम करते हैं ना, जो मशीन कोड बनाए उसी को सेव ना कर लें। अगर मैं मशीन कोड को ही सेव कर लूं, और अगली बार उसको मैं मशीन कोड वाली फाइल दे दूं, तो सिंपल डबल क्लिक करो, आउटपुट आ गया, कोई ट्रांसलेशन वाला पार्ट हमारा नहीं होगा। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट को बनाकर किसी को देते हैं, तब ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना मशीन कोड को सेव कर लें, क्यों ना बाइट कोड को सेव कर लें। लेकिन जब पाइथन सीख रहे होते हैं, तो ऐसा हम शायद नहीं करते हैं। तो अभी हमने जब यहाँ पर रन करा,
और इस पे क्लिक करा तो बिहाइंड द सीन पूरा प्रोसेस हुआ है। इतना फास्ट पता भी नहीं चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है पीछे। आज मैं आपको बता रहा हूँ और शायद अगली बार जब प्रोजेक्ट बनेगा तब बताऊंगा ये पूरा प्रोसेस, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पाइथन के कॉन्सेप्ट को सीखना है, वो सारे कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन इसी तरह से हमारा इंटरप्रेट होते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछता है क्या पाइथन कंपाइल होती है, तो आप आंसर क्या देंगे? पाइथन इम्प्लिसिटली कंपाइल होती है। दो शब्द होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट शब्द का मतलब होता है जिसके लिए आपको कुछ ना करना पड़े, लैंग्वेज की तरफ से कर दिया जाए, तो वहां पर हम शब्द का यूज करते हैं इम्प्लिसिट। एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जहां पर प्रोग्रामर को कुछ करना पड़े, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिटली इस काम को किया गया है। ठीक है। तो पाइथन के अंदर अगर कोई आपसे पूछेगा क्या कंपाइलेशन होता है, तो आप बताएंगे यस, इम्प्लिसिट कंपाइलेशन पाइथन के अंदर होता है। ठीक है। चलिए, तो आगे चलकर आपको सिखाया जाएगा कि अगर हम एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन करना चाहते हैं खुद से तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आज हमें ऐसी जरूरत नहीं है। अब स्ट्रिंग को अगर हम पाइथन में और समझना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग को लिखने के पाइथन में टोटल 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यही हो गया। अब दूसरा तरीका, तो मैं क्या करता हूँ इस प्रोग्राम में, अगर मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है और मैं इसी में चेंज कर दूंगा, तो एंड ऑफ द क्लास एक ही प्रोग्राम रह जाएगा और उस एक प्रोग्राम में मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखा दिया होगा। बहुत ज्यादा चांस है घर जाकर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल ना कर पाए, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही रह गया लास्ट। तो मैं कोशिश करूंगा जब भी कोई नई चीज आपको पढ़ाऊंगा पाइथन में, तो उसको एक अलग प्रोग्राम से हम लोग कवर करेंगे। तो अब इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको सेव एज कर लेते हैं एक दूसरे प्रोग्राम। इसका फायदा ये होगा कि अब जो पहला वाला प्रोग्राम था उसकी अलग कॉपी बन गई है और एक नई कॉपी P2 नाम से मैंने बना ली। अब अगर मैं इसमें चेंज करूंगा तो वो दूसरी वाली में चेंज हो रहा है, पहला वाला अपना अलग बन चुका है। ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा कि ये सारे प्रोग्राम एंड ऑफ द क्लास में आपको दूंगा, तो आपको पता रहेगा कि मैंने किस प्रोग्राम में क्या चीज आपको सिखाई थी और आप खुद से उसे अपने घर पर प्रैक्टिस एज इट इज कर पाएंगे। ठीक है। तो अब दूसरा तरीका देखते हैं पाइथन में किसी भी मैसेज को या किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का। सिंगल कोट्स के पेयर में भी पाइथन में स्ट्रिंग को लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं मैसेज, जिससे लगे हाँ इसी प्रोग्राम का आउटपुट आया। तो अब अगर मैं रन कराऊंगा दिस इज पाइथन लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ आप चाहे डबल कोट का पेयर लगाएं चाहे सिंगल कोट का पेयर लगाएं, दोनों ही वैलिड सिंटैक्स होते हैं किस चीज के लिए? स्ट्रिंग को लिखने के लिए। ठीक है। कौन सा यूज करना चाहिए? मैटर ऑफ चॉइस, जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं दोनों से। ठीक है। अब तीसरा तीसरा तरीका स्ट्रिंग लिखने का है, आप 3 टाइम डबल कोट्स से स्ट्रिंग को स्टार्ट करिए। 3 टाइम डबल कोट, 1 2 3, और मैचिंग कोड से स्ट्रिंग को एंड करिए। तो थोड़ा सा मैसेज देते हैं। अब आप इसको रन कराएंगे तो भी आपका मैसेज आउटपुट में आएगा। तो स्ट्रिंग को लिखने के अब तक 3 तरीके हो गए, डबल कोट्स का पेयर, सिंगल कोट्स का पेयर, डबल कोट 3 टाइम्स वाला पेयर, चौथा और आखिरी तरीका स्ट्रिंग को लिखने। ये जो स्ट्रिंग है 3 टाइम्स कोट्स वाली, इसमें 3 टाइम्स सिंगल कोट्स भी चलते हैं, 1 2 3, और मैचिंग कोड से आप इसे एंड करें।
तो पाइथन में इस तरह से अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग लिखनी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिंट ही करानी होगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में ही कुछ सीखा है। पाइथन में इस तरह से कई तरह के स्टेटमेंट होते हैं जिनमें स्ट्रिंग का यूज किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से पाइथन में जब स्ट्रिंग को लिखा जाएगा तो ये 4 तरीके अवेलेबल होते हैं, चाहे वो प्रिंट करना हो, या किसी वेरिएबल में असाइन करना हो, या किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करना हो, किसी फाइल में राइट करना हो। किसी भी तरह से पाइथन में जब स्ट्रिंग का यूज होगा तो आपके पास हमेशा ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कि अब क्या पाइथन में स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा जा रहा है वो हमारा सिंगल लाइन पर ही हो सकता है? मैं मल्टी लाइन पर लिखना चाहता हूँ, लेट अस सपोज मैं एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूँ। 2 क्वेश्चन एक साथ आंसर मिलेंगे उनके। पहला क्वेश्चन, क्या स्ट्रिंग एक से ज्यादा लाइन पर लिखी जा सकती है? दूसरा क्वेश्चन, क्या स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स का सीक्वेंस ही आ सकता है? क्योंकि अभी आपने जो मैसेज लिखा, दिस इज पाइथन लैंग्वेज, अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स आ रहे थे। क्या स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स के अलावा डिजिट आ सकती है? क्या डिजिट के अलावा कोई और सिंबल आ सकता है? तो इन दोनों के एक ही आंसर मिलेंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एड्रेस प्रिंट कराइए, तो एड्रेस, मान लीजिए ड्यूकैट का एड्रेस प्रिंट करते हैं, तो ड्यूकैट का जो एड्रेस है वो हमारा A43, ब्लॉक ए, बिल्डिंग नंबर 43, सेक्टर 16, नोएडा। नोएडा यूपी के अंदर, यूपी इंडिया के अंदर। ठीक है, अब मुझे पूरा लिखना है, तो मैं क्या स्ट्रिंग में लिखूंगा या कोई और तरीका है? हमने कहा एड्रेस को भी किस में लिखा जाएगा? स्ट्रिंग में ही लिखा जाएगा। अब सोचो, जब आप एड्रेस लिखोगे तो इसमें डिजिट भी आएगी, बिल्डिंग नंबर तो डिजिट है, सिंबल भी आएगा। अगर आप यूपी लिखोगे तो यूपी को ब्रैकेट में लिख सकते होगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं लिखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा A-43। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा दिया, सेक्टर 16, फिर कॉमा लगा दिया, लिख दिया नोएडा, यूपी। और फिर इंडिया। इसका मतलब ये हुआ, स्प्रिंग इज नॉट ए सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, स्प्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? हमारा करेक्टर। और आसान भाषा में, हर वो चीज जो कीबोर्ड से टाइप हो सकती है उसे करेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब स्प्रिंग करेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। करेक्टर में अल्फाबेट आते हैं, लोअर केस वाले, अपर केस वाले, डिजिट आती हैं, सिंबल आते हैं, कॉमा, डैश, ब्रैकेट, कोई भी सिंबल आ सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि स्ट्रिंग में कोई भी करेक्टर आ सकता है, और स्ट्रिंग के अंदर कोई करेक्टर अगर आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे आप सोचें अगर कि अगर मैं 4 और 3 के बीच में प्लस लगा दूं तो क्या ये 7 होने वाला है? आंसर इज नो। स्ट्रिंग के अंदर अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑर्डिनरी करेक्टर माना जाता है और उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ना तो प्लस का कोई मीनिंग है, तो ऐसे तो आप इसे माइनस भी कह सकते थे, तो सर माइनस नहीं हुआ, है ना? तो स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स आते हैं और हर करेक्टर एक ऑर्डिनरी करेक्टर है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। एज इट इज आउटपुट में आपको नजर आएगा। सर एड्रेस तो प्रिंट करा दिया आपने, लेकिन जनरली हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एड्रेस मल्टी लाइन पर हम देखते हैं। कहीं पर कोई आप फॉर्म भरते हैं तो एड्रेस जनरली मल्टी लाइन पर होता है। तो हम चाहते हैं कि जो एड्रेस है उसमें A43 के बाद ये सेक्टर 16 न्यू लाइन पर आना चाहिए, आउटपुट में न्यू लाइन पर आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं ये नोएडा यूपी भी न्यू लाइन पर आना चाहिए, और ये कॉमा हटा दो लास्ट में। तो अब मैं प्रिंट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे ही करा एरर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन में अगर आप स्ट्रिंग को लिख रहे हैं तो मेक श्योर जिस लाइन पर स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है उसी लाइन पर ही स्ट्रिंग एंड हो जानी चाहिए, चाहे कितनी बड़ी लिख लो, लेकिन सेम लाइन पर स्ट्रिंग हमारी एंड हो जानी चाहिए। अगर आप मल्टीपल लाइन पर स्ट्रिंग को लिख रहे हैं, स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं एंड यहाँ पर कर रहे हैं, तो एरर होगी कब, अगर आपने ये दो तरीके यूज करें, पहला डबल कोट्स का पेयर, दूसरा सिंगल कोट्स का पेयर। ये दोनों तरीके से जब स्ट्रिंग लिखी जाती है तो सिंगल लाइन की होती है, लेकिन अगर आप थ्री टाइम्स वाला कोई भी यूज करेंगे, थ्री टाइम्स डबल कोट्स, तो ये तरीका मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए ही बनाया गया था। अगर आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हैं और आप थ्री टाइम्स वाला यूज कर रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको एक आसान तरीका दिया गया था, आप उसका यूज क्यों नहीं करते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप जब लिखेंगे तो आपकी मजबूरी है कि अब आपको यही यूज करना होगा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी डबल कोट का पेयर और सिंगल कोट का पेयर होते हैं वो मल्टी लाइन पर काम नहीं करते हैं। तो या तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए थ्री टाइम्स डबल कोट्स का सिंटेक्स यूज करते हैं, या थ्री टाइम्स सिंगल कोट्स वाला नोटेशन यूज करते हैं। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि पाइथन में जो स्ट्रिंग्स हैं उनको लिखने के चार तरीके होते हैं, और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रिंग दो तरह की होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो एक ही लाइन पर स्टार्ट होती है और सेम लाइन पर हमें एंड करनी होती है। ऐसा करने के दो ही तरीके हैं, डबल कोट का पेयर और सिंगल कोट का पेयर। अगर हम स्ट्रिंग को मल्टी लाइन पर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, थ्री टाइम्स डबल कोट्स का पेयर, थ्री टाइम्स सिंगल कोट का पेयर। ठीक है, चलिए। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि थ्री टाइम्स वाले जो पेयर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ही यूज होगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं, क्योंकि आप इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, ये रिकमेंडेशन है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग है तब भी तो आप इसका यूज कर ही सकते हैं। क्यों कर रहे हैं वो आप अपने आप से पूछेंगे, क्यों आपने ऐसा करा, लेकिन कर तो सकते ही हैं। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि जो हमारा डबल कोट्स का पेयर होता है सिंगल टाइम वाला, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होगा या नहीं? ये सही होगा। ठीक है, चलिए। अब अगर हम मल्टी लाइन आउटपुट दिखाना चाहते हैं और प्रोग्राम में सिंगल लाइन पे ही स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा सर? हमने कहा देखते हैं। प्रोग्राम में जो स्ट्रिंग का सिंटैक्स मैंने यूज करा है वो सिंगल लाइन वाला यूज करा है, लेकिन मैं चाहता हूं आउटपुट में फिर भी मल्टी लाइन पर आए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? उसके लिए पाइथन के अंदर कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, उन स्पेशल करेक्टर्स का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल करेक्टर होता है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन स्ट्रिंग के अंदर जब आप लिखते हैं तो वो एज इट इज आउटपुट में प्रिंट नहीं होता है, उसका एक मीनिंग होता है, दैट इज न्यू लाइन। एन स्टैंड फॉर न्यू लाइन। तो आप स्ट्रिंग के अंदर अगर आउटपुट में न्यू लाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो जिस करेक्टर के बाद न्यू लाइन क्रिएट करना है, जैसे मुझे 43 3 के बाद आउटपुट में न्यू लाइन चाहिए आ जाइए, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? बैक स्लैश। दो तरह के स्लैश होते हैं, सिर्फ स्लैश बोलने से समझ में कम आएगा, क्योंकि स्लैश दो तरह के हैं, स्लैश ये भी है और स्लैश तो ये भी है। दोनों को स्लैश पढ़ोगे तो दोनों ही काम नहीं करेंगे, एक ही काम करेगा। कौन सा वाला? बैक। बैक स्लैश पीछे की तरफ स्लैश है ना, दैट मीन्स दे वाला। और इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड आगे की तरफ स्लैश है ना। तो बैक स्लैश के साथ एक करेक्टर आता है जिसका नाम है एन। तो बैक स्लैश एन अपने आप में एक सिंगल करेक्टर होगा और इसका मीनिंग आउटपुट में न्यू लाइन होता है।
तो जब हमारे करेक्टर्स आउटपुट में प्रिंट होना शुरू होंगे तो पहले ए प्रिंट होगा, फिर डैश प्रिंट होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। ये प्रिंट नहीं होगा, इसका जो मीनिंग है वो आउटपुट में आपका प्रिंट होगा, और इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन। तो आउटपुट में 3 के बाद क्या बन गए, न्यू लाइन। अब आगे के करेक्टर जो लिखे जाएंगे वो न्यू लाइन से लिखे जाएंगे, तो एस से लेकर न्यू लाइन तक लिख गए। अब हम चाहते हैं फिर से 16 के बाद एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाए, बैकस्लैश n। अब आगे के करेक्टर फिर से न्यू लाइन पर लिखने शुरू हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग का सिंटैक्स यूज करके भी आउटपुट मल्टी लाइन पर दिखा सकते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए भी आउटपुट मल्टी लाइन पर दिखा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें क्या मिला हुआ है, बैकस्लैश n। ये एक स्पेशल करेक्टर है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग के अंदर आउटपुट में न्यू लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या और भी स्पेशल करेक्टर होते हैं या यही एक स्पेशल करेक्टर है? हमने कहा नहीं, कई सारे होते हैं, बट हम डे टू डे प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं तो दो ज्यादा यूज होते हैं, एक है बैकस्लैश n और दूसरा होता है बैकस्लैश t। तो इन दोनों को ही हम ज्यादा बार अपने डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। एक बार इनको समझते हैं। सिंपली मैंने लिखा ABC बैकस्लैश t, DEF बैकस्लैश n, GH, कुछ भी लिख दिया ऐसे। अब अगर मैं इसके आउटपुट को समझने की कोशिश करूं तो आउटपुट में पहले ए प्रिंट होगा, फिर ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। अब बैकस्लैश टी आउटपुट में नहीं आएगा, बैकस्लैश टी का जो मीनिंग होगा वो आउटपुट में आएगा, और वो क्या होता है, टी माने टैब। तो यहाँ टी का सेंस है टैब, टैब स्पेस। जो आपका टैब की होती है कीबोर्ड में, उसमें जो स्पेस होता है उतना ही स्पेस आपको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। फिर टैब स्पेस के बाद करेक्टर आएगा DEF, और एफ करेक्टर के बाद आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, न्यू लाइन। इट मीन्स आगे के जो करेक्टर होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे आपको, अब न्यू लाइन पर दिखाई देंगे। ABC, उसके बाद टैब स्पेस आ गया, फिर DEF, एफ के बाद न्यू लाइन क्रिएट हो गई बैकस्लैश n की वजह से, और रिमेनिंग करेक्टर जो भी थे वो न्यू लाइन पर आपके आ जाएंगे। तो इन जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइथन में आउटपुट में न्यू लाइन कैसे क्रिएट होगी, तो आप आंसर दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश n लिखकर। सिर्फ इतना कह दिया बैकस्लैश n से, तो माइट भी सामने वाला उसका मन, वो चाहे तो इसको सही माने आंसर और चाहे तो ना माने। लेकिन अगर आपने ये कहा कि स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश n लिखने से आउटपुट में न्यू लाइन आती है, तो ये एकदम सही है ना। यानी कि सिर्फ बैकस्लैश n कहना ज्यादा अच्छा आंसर नहीं होगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया बैकस्लैश n। अब ये बताओ आउटपुट में क्या न्यू लाइन आएगी, एरर आएगी। क्यों आएगी एरर? क्योंकि बैकस्लैश n हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है, स्ट्रिंग के अंदर। तो 4 तरीके बताए गए थे, चारों में से कोई सा यूज करिए। नहीं करेंगे अभी क्या है, हमने कहा तैयार हो फिर एरर के लिए, नहीं करेंगे तो अब आपसे पूछा गया कि आउटपुट में न्यू लाइन आने के लिए क्या करना चाहिए। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया बैकस्लैश n लगाना चाहिए, दूसरे ने आंसर दिया स्ट्रिंग में बैकस्लैश n लगाना चाहिए। तो सीधी सी बात है दूसरे का सिलेक्शन हो गया होगा, पहले वाले का नहीं हुआ होगा। अब पहला वाला यही सोच रहा होगा मैंने गलत क्या बताया, बताया तो मैंने भी सही था। अब मान लो दो स्टूडेंट ऐसे होते कि पहला वाला कह रहा है मुझे पता ही नहीं कि आउटपुट में कैसे लाते हैं न्यू लाइन, और दूसरे ने कहा बैकस्लैश n से आती है, तो इस केस में दूसरा वाला सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ये बेस्ट है। समझ रहे हो कंपटीशन, है ना। हमारे साथ कितने लोग बैठे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलो, तो हमें सही पढ़ना होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फिर, है ना। तो अब मान लीजिए फिर से हम ये लिख देते हैं, इस बार कुछ अलग ही हमसे पूछा गया।
हमसे पूछा गया भाई हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश टी या बैक स्लैश एन के मीनिंग होते हैं, आउटपुट में एज इट इज प्रिंट नहीं होते, मुझे आउटपुट में एज इट इज ही चाहिए। ऐसा क्या तरीका होगा पाइथन में कि अगर मुझसे कोई ये कह दे बैक स्लैश एन को ही प्रिंट करा कर देता हूँ, आउटपुट में न्यू लाइन नजर नहीं आनी चाहिए, बैक स्लैश एन लिख कर आना चाहिए आउटपुट। कैसे करोगे? क्योंकि प्रोग्राम में जब मैं लिखता हूँ तो वो तो आउटपुट बन जाता है न्यू लाइन। कैसे करेंगे इस काम के लिए? तो इस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स का मतलब होता है शुरुआत में, एक शब्द होता है सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है लास्ट। ठीक है, प्रीफिक्स शुरू में, सफिक्स लास्ट। तो किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में अगर आप आर लेटर का यूज करते हैं तो ऐसी स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग कहा जाता है, RAW, रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्पेशल करेक्टर का मीनिंग नहीं होता है, अगर कोई मीनिंग है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है और आउटपुट में सारे करेक्टर एज इट इज आपके नजर आएंगे। तो अब ए का तो कोई मीनिंग था ही नहीं, एज इट इज प्रिंट होगा। जहां जहां मीनिंग था बैक स्लैश टी का मीनिंग होता था, अब वो इग्नोर हो जाएगा और आउटपुट में बैक स्लैश टी एज इट इज ही नजर आएगा। बैक स्लैश एन का मीनिंग होता था, आउटपुट में एज इट इज आपको दिखाई देगा, इसका कोई मीनिंग आउटपुट में नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ से आर प्रीफिक्स हटा दूं, इनके मीनिंग आ रहे हैं। तो आर को स्प्रिंग के अंदर नहीं लिखना है, फिर ये प्रीफिक्स कहाँ रहा? फिर तो स्प्रिंग का करेक्टर हो गया ये। हमें आर को स्प्रिंग का जो कोट होता है उसके जस्ट बिफोर लगाना। ऐसी स्प्रिंग क्या कहलाती है? रॉ स्प्रिंग। अब आपने अगर ये आंसर दे दिया, अब इंटरव्यूअर ये कहेगा कि मान लीजिए मेरी स्प्रिंग में 5 स्पेशल करेक्टर यूज हो रहे हैं, जैसा भी 2 हो रहे हैं। अच्छा यही मान लो कि 2 स्पेशल करेक्टर यूज हो रहे हैं, अगर आप आर प्रीफिक्स से स्प्रिंग को स्टार्ट करते हैं तो दोनों के मीनिंग इग्नोर हो जाएंगे और एज इट इज आउटपुट में आ जाएंगे। मुझे एक का मीनिंग इग्नोर करना है और एक का नहीं करना है। अब कैसे करोगे? आप चाहते हो बैक स्लैश टी आउटपुट में एज इट इज प्रिंट हो, उसका मीनिंग ना आए, है ना, लेकिन बैक स्लैश एन का मीनिंग आए। अब कैसे करें? क्योंकि अगर हम किसी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में प्रीफिक्स आर लगाते हैं तो ये पूरी स्ट्रिंग पर अप्लाई हो गया। अब स्ट्रिंग कितनी बड़ी होगी, हर जगह स्पेशल करेक्टर इग्नोर होगा ही होगा। लेकिन इस बार कहा जा रहा है हर जगह से इग्नोर नहीं कराना है। क्या करें इस चीज के लिए? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आर हटाएंगे और जहां भी स्पेशल करेक्टर का मीनिंग हमें इग्नोर कराना है उसके पहले एक बैक स्लैश और लगा दें। तो अगर हम किसी स्पेशल करेक्टर के पहले एक बैक स्लैश और लगा देते हैं तो अब उस पर्टिकुलर स्पेशल करेक्टर का मीनिंग इग्नोर होगा, ना कि पूरी स्ट्रिंग के लिए। तो अब इस वाले बैक स्लैश टी का मीनिंग इग्नोर हो गया और ये एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा, लेकिन इसका तो मीनिंग अभी भी होगा। तो बैक स्लैश टी एज इट इज आउटपुट में आ रहा है, जबकि बैक स्लैश एन नहीं आ रहा और उसकी जगह पर आउटपुट में क्या क्रिएट हो गई? न्यू। तो अब ये वाला सॉल्यूशन कुछ लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कहाँ पर स्पेशल करेक्टर मीनिंग कंटेन करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि पूरी स्ट्रिंग में जहां भी स्पेशल करेक्टर हैं सारे इग्नोर कराने हैं, तो शायद ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। एक एक करेक्टर के पास जाकर बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। अभी तो स्ट्रिंग बहुत छोटी है, अगर स्ट्रिंग बहुत बड़ी हो जाएगी तो टाइम बहुत लगेगा। तो फिर आपको प्रीफिक्स वाला जो ऑप्शन था आर प्रीफिक्स वाला, वो यूज करना चाहिए। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज ने आर प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट निकाला है, बाकी किसी लैंग्वेज में आर प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना सी में, ना C++ में, ना जावा में, ना .NET में, ना PHP में, कहीं नहीं होता। इन सारी लैंग्वेज को पढ़ने वाले प्रोग्रामर के पास एक ही ऑप्शन है, यही। चाहे सारी स्ट्रिंग में करने हैं इग्नोर, चाहे पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं। तो कम से कम पाइथन ने सोचा तो टाइम बचाने के बारे में। C++, .NET, जावा में मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अगर आउटपुट में मल्टी लाइन पर कुछ दिखाना है तो प्रोग्राम में बैक स्लैश एन ही एक तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। अगर सी में एड्रेस को या जावा में या किसी और लैंग्वेज में पाइथन के अलावा अगर एड्रेस जैसा कॉन्सेप्ट या कोई भी स्ट्रिंग या कोई पैराग्राफ
मल्टी लाइन पर प्रिंट करना है, बैकस्लैश n के बारे में सोचिए प्रोग्राम बनाते समय, तभी आउटपुट में न्यू लाइन आएगी, अदरवाइज कोई तरीका वहां पर नहीं। पाइथन ने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को जब ऐड किया था तो जावा ने पाइथन से सीखा, और जावा के अंदर बाद में जावा वर्जन 12 के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। सिर्फ 1% लोग वर्ल्ड वाइड जावा में उसको जानते हैं, 99% लोग जावा पढ़ने वाले इसको नहीं जानते कि जावा के अंदर भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है पाइथन को देखकर। कब से? जावा वर्जन 12। ठीक है, चलिए बहरहाल हम जावा की बात नहीं करते, वापस आते हैं पाइथन। अब आपसे कहा गया, अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, कोई भी स्ट्रिंग जब आप प्रिंट कराते हैं तो स्ट्रिंग का जो कोट्स हैं क्या वो प्रिंट होते हैं? नहीं। कोट्स के अंदर के जो करेक्टर हैं वो प्रिंट होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के करेक्टर ही प्रिंट हो रहे हैं। आउटपुट में कोट्स नहीं आए हैं ऐसे कर, यानी कि वो सिंटैक्स का पार्ट हो गया है, और कोट्स के अंदर के जो करेक्टर्स हैं वही सिर्फ आउटपुट में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इंटरव्यू का यही है कि भाई मुझे ना आउटपुट को कोट्स में दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोट्स आने चाहिए, डबल कोट्स आने चाहिए, ऐसे कर कैसे आएंगे? तो आपने कोशिश करी और आपने लिख दिया ऐसा करके, आपने कहा हो सकता है ऐसे ही है। अब पाइथन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। कोई भी स्ट्रिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको एंड कंसीडर करता है। कब एंड कंसीडर करेगा? जैसे ही कोई नेक्स्ट मैचिंग कोड आएगा। पाइथन इंटरप्रेटर किसी भी स्ट्रिंग को कब एंड कंसीडर करता है? जैसे ही कोई अगला सेम कोड आएगा। अगला सेम कोड तो यही आ गया भाई, स्टार्ट यहाँ से हुआ तो फिर तो इसी को एंड मान लेगा, आंसर है। अब ये आगे क्या लिखा है? एरर, आगे कुछ है ही नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगी हमारी? है एरर। ठीक है, तो अब क्या करें सर, ये तो समस्या हो गई। तो अब सोचो, अगर मैं स्ट्रिंग को सिंगल कोट पे लिखने की सोच रहा हूँ तो ये बताओ, क्या ये स्ट्रिंग जो स्टार्ट हुई सिंगल कोट तो कर ही सकते हैं, क्या ये इसका एंड माना जाएगा? नहीं। अब क्या है ये फिर? स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कोई टॉपिक नहीं है। अब ये कोड एक ऑर्डिनरी करेक्टर माना जाएगा, जैसे ए बी सी डी प्लस माइनस ब्रैकेट करेक्टर थे स्ट्रिंग के, उसी तरह से ये कोड भी अब स्ट्रिंग का एक ऑर्डिनरी करेक्टर हो गया, प्रिंट होगा इधर। ठीक है, जैसे पी है ऐसे ही ये है। अब ये हमने कहा ये भी ऑर्डिनरी करेक्टर है। अब ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, नहीं, स्ट्रिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब स्ट्रिंग के अंदर किसी भी करेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ बैकस्लैश है ना, बैकस्लैश टी है, उनके अलावा। तो अब क्या करें, स्ट्रिंग को एंड करना है तो कैसे करेंगे? तो अब स्ट्रिंग ये मानी गई, ये वाली, और इसके अंदर जो भी लिखा है वो ऑर्डिनरी करेक्टर हो गया। तो इसका मतलब स्ट्रिंग को हमने चार तरह से पढ़ा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी से भी स्टार्ट कर दो किसी से भी एंड कर दो तो भी सारे स्ट्रिंग होते हैं, नहीं। मैचिंग कोड से एंड होनी चाहिए, जिससे स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है उसी से एंड करनी है। बीच में अगर सेम स्ट्रिंग फिर आ गई तो ऑर्डिनरी करेक्टर है, कोई सब स्ट्रिंग या नेस्टेड स्ट्रिंग का कोई टॉपिक पाइथन में नहीं होता। स्ट्रिंग के अलावा क्या प्रिंट से हम किसी और तरह की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं? देखो, स्ट्रिंग में अगर हम रियल लाइफ को देखें, आसपास की चीजों को देखें, तो क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं स्ट्रिंग के अंदर? किसी का नाम आ जाएगा, किसी का एड्रेस आ गया, किसी प्लेस का नाम आ जाएगा, नोएडा, दिल्ली, ताजमहल, है ना, इंडिया, किसी प्लेस का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, नेम आ गया, और क्या क्या आ जाएगा? और बहुत सारी चीजें, डिपार्टमेंट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये सब आ जाएगा आपका। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद स्ट्रिंग में हम नहीं देखते हैं, जैसे किसी की एज। एज तो न्यूमेरिक होती है, किसी की सैलरी, अकाउंट नंबर,
आधार नंबर, हाइट, वेट, थोड़ा सा साइंस में आ जाए, ग्रेविटी की वैल्यू, है ना। तो न्यूमेरिक वैल्यूज बहुत होती हैं हमारे पास, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब अगर हम प्रिंट से नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आंसर इज यस। आप प्रिंट से स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं और नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब नंबर मान लीजिए लिख दिया मैंने 20, तो जब आप प्रिंट से नंबर को प्रिंट कराएंगे तो बिना स्ट्रिंग नोटेशन का यूज करके कराएंगे। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो हमने कहा स्प्रिंग कंसीडर होगी। अब टू एक करेक्टर हो गया स्प्रिंग का, जीरो एक दूसरा करेक्टर हो गया, अब ये नंबर की तरह कंसीडर नहीं होगा। तो इसका जो मैनेजमेंट होगा बाय इंटरप्रेटर वो एज स्प्रिंग होगा। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मेमोरी के अंदर जो भी मैनेजमेंट होगा वो हमारा एज न्यूमेरिक वैल्यू की तरह होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कराऊंगा तो परफेक्ट निकलेगा। नंबर की जब हम बात करते हैं तो नंबर के बारे में दो बातें हमें पता होनी चाहिए। पहला, नंबरों का साइन होता है, स्ट्रिंग का साइन नहीं होता है कि नेगेटिव स्ट्रिंग या पॉजिटिव स्ट्रिंग। नंबरों का साइन होता है नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर। तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई नंबर लिखेंगे और उसका साइन अगर आप नहीं बताते हैं तो पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाएगा। कभी ये जो 20 है ये +20 की तरह कंसीडर हो रहा है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव नंबर कंसीडर कराना है तो माइनस साइन नंबर के प्रीफिक्स में लगाना पड़ेगा और आउटपुट में भी साइन आएगा। अच्छा, अगर सर मान लीजिए हमने जिस तरह से नंबर का नेगेटिव साइन बताया, अगर पॉजिटिव साइन अगर हम बता तो क्या एरर आ जाएगी? नहीं, एरर नहीं आएगी, आउटपुट में भी वो साइन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो नंबरों का साइन होता है और साइन जब हम नहीं बताते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम बताएंगे और वो पॉजिटिव है तो आउटपुट में फिर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो हम बताना भी होगा और आउटपुट में भी आएगा। स्प्रिंग को अगर हम समझते हैं उसमें कोई साइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना माइनस का साइन होता है उसमें, ना प्लस का साइन होता है। ठीक है। दूसरी बात, नंबरों के साथ दूसरी बात क्या होती है, नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ हो सकते हैं, दशमलव के साथ भी नंबर को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दशमलव के साथ अगर नंबर लिखेंगे तो सर ये भी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, हमने कहा। तो किसी भी नंबर का साइन होता है, वो बात हमारी हो चुकी है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, दशमलव के साथ वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सर ये दशमलव के साथ वैल्यू की क्या जरूरत है? एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो इसके लिए सोचो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपसे कहा ग्रेविटी 9.8 होती है। अब किसी ने कहा यार सर क्या रखा है 0.8 में, 9 ही मान लेते हैं, पूरी फिजिक्स बदल जाएगी आपकी। जितने भी रॉकेट जाते हैं हवा में सब इधर उधर हो जाएंगे सारे, क्योंकि सारे कैलकुलेशन सब खराब हो जाएंगे। और सोचो अगर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है और किसी एक टीम का जो पॉइंट टेबल है उसके 6 पॉइंट हैं, दूसरी टीम के भी 6 पॉइंट हैं, आपको एक को क्वालिफाई कराना है तो कैसे कराएं? तो क्या करते हैं, रन रेट देखते हैं। मान लीजिए किसी का रन रेट है 2.73, अब किसी का रन रेट है 2.71, कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी? अभी आप कह रहे थे सर क्या रखा है दशमलव के आगे, पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग बदल गई। तो इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी। डेसिमल पॉइंट जो होते हैं वो नंबरों में एक्यूरेसी को ऐड कर देते हैं। सोचो अगर हम एक के बाद दो जाएं तो आपको लगेगा एक और दो के बीच में कोई नहीं है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन पे काम करें, फ्रैक्शन मतलब दशमलव पे काम करें, तो सर एक और दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे फिर ऐसे करके। तो नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जब हमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है तो हम फ्रैक्शन पे नंबर को लिखते हैं, और जब हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है तो हम फ्रैक्शन में नंबर नहीं लिखते हैं। रियल लाइफ में क्या सर ये दो तरह के नंबर होते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही होते हैं? हमने कहा नहीं, रियल लाइफ में भी होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इस क्लास में 45 लोग बैठे हैं, एक आ गया 46, दो चले गए 44,
तो कभी ऐसा हो सकता है कि इस क्लास में 45.3 स्टूडेंट बैठे हैं या 44.8 स्टूडेंट बैठे की हाइट बहुत ज्यादा है? क्या मतलब इन बातों का? गिनती पूरी होगी अगर होगी तो। काउंटिंग ऑफ समथिंग कभी फ्रैक्शन में नहीं आती। इस क्लास में 80 चेयर पड़ेंगी, इस क्लास में 3 एसी लगे हुए हैं, इस क्लास में 10 फैन लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। विराट कोहली ने एक मैच में कुछ रन बनाए, क्या वो फ्रैक्शन में होंगे? एक मैच के रन, एवरेज नहीं पूछ रहा हूँ, सिंगल मैच के रन। फुटबॉल में गोल हुआ, गोल आधा रह गया, और आधा क्या रह गया, तो हुआ या नहीं हुआ? तो दुनिया में तो ऐसे बहुत से नंबर हैं जो बिना दशमलव के ही चल रहे हैं, और दुनिया में ही ऐसे बहुत से नंबर हैं जो फ्रैक्शन के साथ चल रहे हैं। आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स जनरली बिना फ्रैक्शन में आते हैं, एग्रीगेट मार्क्स आप फ्रैक्शन में बताना पसंद करते हैं क्योंकि कंपैरिजन होगा, सिलेक्शन रिजेक्शन हो सकता है ना। एक मैच में रन कोई प्लेयर अगर बनाएगा तो बिना फ्रैक्शन के होंगे, लेकिन पूरी लाइफ में अगर पूछा जाए एवरेज कितने बनाए उसने तो वो फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि आईसीसी रैंकिंग लगेगी तो रैंकिंग में फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे ना अगर फ्रैक्शन ही लगाया तो। ठीक है, तो रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आधार नंबर बिना फ्रैक्शन के, अकाउंट नंबर बिना फ्रैक्शन के, अकाउंट में जो बैलेंस है वो फ्रैक्शन में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उस पर। ठीक है, चलो, तो रियल लाइफ में दो तरह की वैल्यूज होती हैं। अब इन दो पावर, पावर भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर लिखने का तरीका होगा, वो फिर नोटेशन होगा कि नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, पावर के साथ अगर लिखना हो और बिना पावर के साथ लिखना हो। तो अभी हम बिना पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नंबरों को दो पार्ट में हमें बताया गया कि भाई जो पाइथन में नंबर हैं वो दो तरह के होंगे। पहला विदाउट फ्रैक्शन और दूसरा विथ फ्रैक्शन। इनको नाम दे दिया गया, ऐसे हम बोलेंगे तो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा बोलने के लिए कि नंबर है फ्रैक्शन के साथ, नंबर है बिना फ्रैक्शन के साथ। तो छोटे छोटे नाम दिए गए। वो नंबर जो बिना फ्रैक्शन के साथ लिखा जाता है उसको क्या बोला गया? इंटीजर। वो नंबर जो फ्रैक्शन के साथ लिखा जाता है उसे क्या बोला गया? फ्लोट। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा पाइथन में कि मेरे पास एक नंबर है जिसमें फ्रैक्शन पार्ट है, मैं बोलूंगा मेरे पास एक फ्लोट है। आप समझ गए कि आपके पास एक नंबर है जिसमें दशमलव होगा। मैंने बोला मेरे पास एक इंटीजर है, तो आप समझ गए एक ऐसा नंबर है मेरे पास जिसमें आगे दशमलव नहीं होगा। तो हम पाइथन के पूरे कोर्स में या पूरे कैरियर में आगे हम नंबरों को इन दो तरह से समझते हैं, इंटीजर नंबर और फ्लोट। ठीक है। सी ने, जावा ने इंटीजर को भी फर्दर चार तरह से डिवाइड कर दिया है, फ्लोट को भी आगे दो तरह से डिवाइड कर दिया है। जैसे सी ने क्या कर रखा है या जावा ने क्या कर रखा है, इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग चार चार और लगा रखे हैं, और डेसिमल वाले में दो लगा रखे थे, फ्लोट और डबल। पाइथन ने सब हटाकर एक एक रख दिया। कितना ध्यान कौन रखेगा? तो एक ही है बस इंटीजर। पाइथन में कोई लॉन्ग नहीं होता, कोई शॉर्ट नहीं होता, कोई बाइट नहीं होता, कोई डबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या उधर? फ्लोट। चीजों को काफी आसान कर दिया पाइथन ने। ठीक है, तो अब हम पाइथन के अंदर प्रिंट से नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्लोट, कोई सा भी नंबर हमारा हो सकता है। एक साथ मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट नहीं करा सकते। मान लीजिए मुझे अपना नाम भी लिखना है, अपनी एज भी लिखनी है ना, और बहुत सारा डेटा मुझे अपने बारे में प्रिंट करना है, या किसी बैट्समैन का डेटा प्रिंट करना, उसका नाम, उसका एवरेज, उसका स्ट्राइक रेट, टोटल मैच। तो क्या हम एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते? क्या अलग अलग प्रिंट लगाना पड़ेगा? आंसर इज नो। हम एक साथ भी क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ कैसे प्रिंट करेंगे वो देखते हैं। तो मान लीजिए आप किसी का नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग में लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर विराज। अब आप चाहते हैं कि सर इसकी एज भी प्रिंट होनी चाहिए, तो इसी प्रिंट से अगर आप दूसरी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर सिंटैक्स सीखना पड़ेगा
कि अभी जो सिंटैक्स आपको सिखाया गया उसमें यही है कि एक प्रिंट से एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो अगर आपको एक प्रिंट से एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसका एक सिंटैक्स आता है, वो सीखना पड़ेगा, फिर हम कर पाएंगे। दैट मीन्स कुछ भी नया होगा तो उसका सिंटैक्स आता होगा, पहले वो सीखना होगा फिर हम कर पाएंगे। हमें पहले से कभी पता नहीं होगा कि कैसे होगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमा सिंटैक्स है कॉमा। तो प्रिंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को लिखने का सिंटैक्स होता है कॉमा। पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू कॉमा, nth वैल्यू। तो आप n वैल्यू प्रिंट में लिख सकते हैं। कितनी? n वैल्यू, कोई रोक टोक नहीं है, आप बताओ कितनी वैल्यू है। सिंटैक्स फॉलो करना होगा, हर वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे। वैल्यू कौन सी हो सकती है? कोई सी भी, स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, सारी स्ट्रिंग हो सकती है, सारी इंटीजर हो सकती है। वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, लेकिन रूल है कि हर वैल्यू दूसरी वैल्यू के बीच में क्या होगा? कॉमा। तो हर वैल्यू सेपरेट होगी कॉमा से लिखते समय। तो पहली वैल्यू हमने ये लिख दी, माना इसकी एज लिख दी 34। ठीक है, इसका स्ट्राइक रेट लिख दिया, मान लीजिए 1110.5। अभी ये सारी बात हमें पता है, आउटपुट देखने वाले को नहीं पता है कि ये 34 क्या है और 1110.5 क्या है। ये हम आगे चलकर देखेंगे कि आउटपुट को और ज्यादा रीडेबल कैसे बनाते हैं। फिलहाल अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? अज्यूम करते हैं विराट 34,110.5 ऐसे आना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लिखते हो आउटपुट में एक के आगे एक लिखा जाता है, और अगर कहीं भी /n आता है तब आउटपुट में न्यू लाइन क्रिएट होती है। फिर से सुनेंगे, आउटपुट में हमारा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, एक के आगे एक, एक के आगे एक लिखा जाता है। अगर आपने प्रोग्राम में कहीं भी /n लगाया तो फिर आउटपुट में बनेगी न्यू लाइन। और अगर आपने अपने प्रोग्राम में चाहे एक प्रिंट लगाया है चाहे 50 प्रिंट लगाए हैं, अगर कहीं /n की कॉन्सेप्ट नहीं आई कोड में तो सब जितने प्रिंट हैं एक ही लाइन पे लिखते हुए चले जाए। और आपकी विंडो का जो साइज है जब वो विड्थ में पूरा हो जाएगा तो फिर न्यू लाइन ऑटोमेटिक आएगी विंडो की तरफ। विंडो की विड्थ बढ़ा देंगे तो फिर से सारे करेक्टर पहले लाइन पर चले जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट हर करेक्टर एक के आगे एक प्रिंट होता है। ठीक है, तो अब चाहे एक प्रिंट से मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कराएं, चाहे कई सारे प्रिंट से कई सारी वैल्यूज प्रिंट कराएं। ठीक है, तो अब प्रिंट को समझने का आसान तरीका क्या है? जैसे प्रिंटर होता है, टाइपराइटर होता है। तो टाइपराइटर लिखते रहो आगे बढ़ता रहता है लेफ्ट टू राइट, लिखते रहो अपने आप बढ़ता रहता है। कभी देखा टाइपराइटर? मूवी देख लेना बागवान, उसमें अमिताभ बच्चन ने टाइपराइटर यूज करा है। लिखते रहो अपने आप आगे चलता रहता है। कैसे आगे बढ़ता है? सोचो, जो टाइपराइटर है वो कैसे आगे बढ़ता है? ऐसे, ऐसे नहीं बढ़ता है कि पहले ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं लिखते। हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, लाइन पूरी हो गई, अब नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, फिर लाइन पूरी हो गई, फिर नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, है ना? इसी तरह से पाइथन का प्रिंट, प्रिंटर प्रिंट, इसी बात है, वही से तो बना प्रिंटर। इसलिए पाइथन में उसका नाम प्रिंट होता है। रखने को तो उसका नाम आउट रख सकते थे क्योंकि आउटपुट दिखा रहा है, क्योंकि सेंस भी देना है कि इसकी जो वर्किंग है वो प्रिंटर की तरह ही होती है, लेफ्ट टू राइट लिखेगा ऐसे कर। ठीक है, चलिए, तो अब अगर ऐसा हुआ तो सर आउटपुट तो रीडेबल बिल्कुल नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा ये एक वैल्यू है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पांच है, क्या पता क्या है ये। तो अब आप बताओ क्या चाहते हो कि आउटपुट थोड़ा सा बेटर हो जाए। हमने कहा एक काम करो, इन आउटपुट के बीच में कॉमा लगा दो तो भी समझ में आ जाएगा। कॉमा नहीं लगाना चाहते, स्पेस लगा दो तब भी समझ में आ जाएगा। कॉमा स्पेस नहीं लगाना चाहते तो हर वैल्यू को न्यू लाइन पे लिखवा दो तब भी समझ में आ जाएगा। मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे तो आउटपुट रीडेबल होगा ही नहीं। तो पाइथन में ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको कहा गया कि अगर मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट होने आए तो अपनी तरफ से आउटपुट में एक सेपरेटर ऐड कर देना हर वैल्यू के बीच में, और वो क्या होगा? स्पेस।
तो पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट जब मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करता है तो आपसे नहीं पूछेगा, अपनी तरफ से स्पेस सेपरेटर को आउटपुट में ऐड कर देता है। प्रोग्राम में सिंटैक्स है कॉमा से सेपरेट करके लिखना है, आउटपुट में कॉमा नहीं आएगा अपने आप, आउटपुट में क्या आता है, स्पेस आता है। ठीक है, तो ये मत कहना कि कॉमा स्पेस बन गया, है ना, कॉमा है प्रोग्राम में सिंटैक्स लिखने का। विराट स्पेस 34 स्पेस 110.5। अब आप बोलो सर हमें स्पेस नहीं चाहिए था आउटपुट में, हम तो चाहते थे कॉमा से ही ये वैल्यूज सेपरेट होकर आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज आपने लिखनी है उनके बाद कॉमा लगाकर लिखेंगे SEP सेपरेटर। सेपरेटर इक्वल टू, आप बताइए वैल्यू के बीच का सेपरेटर आउटपुट वाला क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में तो कॉमा ही लगेगा, ये आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो आउटपुट में सेपरेटर आ रहा था स्पेस, वो आप बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ लगाकर SEP दैट मीन सेपरेटर इक्वल टू, आप बताओ क्या दिखाना चाहते हो आउटपुट में सेपरेटर। रूल, जो भी सेपरेटर दिखाओगे वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ स्ट्रिंग में सेपरेटर क्या रखना चाहते हो, हमने कहा कॉमा ही रख दो। अब क्या होगा, हर वैल्यू के बीच का आउटपुट सेपरेटर क्या आएगा, कॉमा। हमने कहा कॉमा क्यों कर रहे हो, /n कर देते हैं, तो हर वैल्यू के बीच में आउटपुट सेपरेटर क्या बनेगा, न्यू लाइन। आप ऐसे कर सकते, हमने कहा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कॉमा के साथ, हमने कहा ऐसे भी कर सकते, कॉमा न्यू लाइन, कॉमा न्यू लाइन। आपको देखना है कि आप सेपरेटर क्या देना चाहते हैं, और सर स्पेस ही देना हो तो स्पेस दे, तो मैंने कितने किया। और जब स्पेस ही देना है तो दे ही क्यों रहे हो, बाय डिफॉल्ट तो फिर होता ही है, मेहनत क्यों कर रहे हो। तो आप सेपरेटर तभी लिखेंगे जब आप स्पेस के साथ एग्री नहीं है, कुछ और आप चाहते हैं अपने। ठीक है, सेपरेटर को यूज करने के कुछ रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं वो देखो। पहला रूल, सेपरेटर दो बार नहीं लिखेंगे आप सोच रहे हैं कि मैं सेपरेटर इन दोनों के बीच में कॉमा लाऊंगा, इन दोनों के बीच में न्यू लाइन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर वैल्यू के बीच का सेपरेटर एक ही होगा, और एक ही बार आप बता सकते हैं, एक से ज्यादा बार बताने पर एरर आ जाती है। एरर रिपीट हो गया सेपरेटर, एक ही बार बता सकते हैं, दूसरी बार नहीं बता सकते। दूसरा रूल, सेपरेटर स्ट्रिंग ही होना चाहिए। आपने कहा नहीं मैं तो सेपरेटर 5 लिखूंगा, विराट 5 34 5 110.5 चली गई। क्या लिख कर आ रही, सेपरेटर मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। सेपरेटर सब क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर नहीं। सर नन क्या होता है, नन का मतलब डिफॉल्ट। मान लीजिए आप नन लिखेंगे तो नन एन कैपिटल लिखेंगे, ये डिफॉल्ट जो स्पेस होता है उसको बना देता है। तो फिर मैं लिखूंगा ही क्यों अगर मुझे डिफॉल्ट ही चाहिए। तो सेपरेटर के दो रूल, पहला सेपरेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार लगा सकते हो प्रिंट में। दूसरा, सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर फ्लोट नहीं हो सकता। तीसरा रूल, सेपरेटर के बाद कोई वैल्यू आप नहीं लिख सकते जो आप प्रिंट करना चाहते। मान लीजिए आप प्रिंट करना चाहते थे कि विराट कोहली ने अब तक कितने रन बना रखे हैं, मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर 8,000 रन बना रखे हैं, कुछ भी लिख दिया मैंने। तो आप सेपरेटर के बाद नहीं लिखेंगे, जो वैल्यूज लिखनी है प्रिंट कराने वाली वो सेपरेटर से पहले लिखनी है। ठीक है, तो वो HTML लैंग्वेज में चलता है, पाइथन में नहीं चलता। तो पाइथन में स्पेस के लिए /t या ऑर्डिनरी जो आपका स्पेस है वो, या /t, बस दो ही चलते हैं। तो जहां पर ये नहीं चलते हैं वो HTML के अंदर अगर आपको स्पेस चाहिए तो NBSP ही चलेगा, /t नहीं चलेगा। वहां पर न्यू लाइन के लिए /n नहीं चलता, BR चलता है। तो हर लैंग्वेज की कहानी अलग है।
HTML अलग है इस मामले में, लेकिन कोइंसिडेंटली सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा ये एक ही है, इन चारों में यही चलता है। सेपरेटर प्रिंट में जब मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं तो हर दो वैल्यू के बीच में क्या आएगा आउटपुट में वो डिसाइड करता है। अगर हम सेपरेटर नहीं बताते हैं तो सेपरेटर की वैल्यू पाइथन की तरफ से स्पेस होती है, और अगर हम बताते हैं तो जो हम बताएंगे वो होगी। जब हम बताते हैं तो तीन रूल का ध्यान रखते हैं। पहला रूल, सेपरेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, सेपरेटर न्यूमेरिक और फ्लोट नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या हो सकता है सेपरेटर हमारा, स्ट्रिंग हो सकता है। तीसरा रूल, सेपरेटर के बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी, जितनी वैल्यू आएंगी वो सब सेपरेटर से पहले आएंगी। ठीक है, चलिए, कल थर्सडे है, कल बैच ऑफ रहेगा आपका। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो होगी फ्राइडे को। फ्राइडे को मिलेंगे 8:30।